हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी स्टोरी अनाई के नरबच्ची का दूसरा पार्ट लेकर। आशा करता हूँ इसका पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पलिम्बिंग में शिकारियों और टूरिस्ट की आसानी के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, जहाँ से इन्हें हर तरह की जानकारी और मैप पहुँचाए जाते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर बहुत कम पैसों पर एक ऐसा आदमी भी इन्हें दे दिया जाता है जो टूरिस्टों और शिकारियों को जंगलों और पहाड़ियों में लिए लिए फिरता रहता है। संयोग से जब मैं पलिम्बिंग टूरिस्ट ऑफिस में अनाई के नक्शे लेने गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात दो अमरीकी टूरिस्टों से हुई। उनमें एक का नाम निक्सन था और दूसरे का नाम विलियम था। उनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चल गया कि वो ना सिर्फ सैर सपाटे में रुचि रखते हैं बल्कि वो अच्छे शिकारी भी हैं। मैं अमरीकी लोगों से मिलकर इसलिए बहुत खुश होता हूँ कि वो बहुत ज़िंदा दिल, मिलनसार और बहुत जल्दी घुल मिल जाने वाले लोग हैं। वो इस वक्त बोरिनो से सीधे सुमात्रा आए थे और वहाँ के अंधेरे और ठंडे जंगलों की बात बार बार कर रहे थे। मैंने इन्हें बताया कि अनाई के जंगलों में आदमखोर इंसान पाए जाते हैं तो वो हैरत से मेरा मुंह ताकने लगे, जैसे मुझे दीवाना समझ रहे हों। जब मैंने इन्हें बताया कि कुछ दिन बाद मैं उन्हीं आदमखोरों की तलाश में जाने वाला हूँ तो इन्हें मेरे पागल होने में कोई शक नहीं रह गया। और फिर मैंने इनसे कहा कि अगर वो मेरे साथ चलना पसंद करें तो खूब मज़ा आएगा। इसके बाद मैं अपने कैंप वापस आ गया और हाशिम से कहा कि वो मज़दूरों और खच्चरों का इंतज़ाम करे ताकि हम अपने सफ़र पर जल्दी ही रवाना हो सकें। हाशिम बहुत खुश था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इसे अपनी राइफ़ल के कारनामे दिखाने का मौका मिल रहा था। एक दिन मैं अपने कैंप में बैठा काफ़ी पी रहा था कि हाशिम अपने साथ एक काफ़ी उम्र का मगर मजबूत शरीर वाले आदमी को लेकर आया। मेरे अंदाजे के हिसाब से इसकी उम्र 60-70 के बीच थी, मगर उसका शरीर इतना मजबूत था कि मुझे इससे ईर्ष्या हो रही थी। इसके तेवर बता रहे थे कि वो ज़माने के बहुत से अच्छे बुरे दिन देख चुका है। वो आते ही मेरे सामने सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। मैंने प्रश्नवाचक नज़रों से हाशिम की तरफ देखा। मालिक इसका नाम बाबी है और ये गाइड का काम करता है। बाबी वहाँ की लोकल भाषा में जंगली भैंसे को भी कहते हैं। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और इसे भी कॉफ़ी का एक कप दिया और पूछा कि क्या वो अनाई के इलाके को भी जानता है। मैंने देखा कि बाबी की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। कुछ पलों तक वो गर्दन झुकाए कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, साहब आप वहाँ ना जाएं तो अच्छा है। वहाँ क्यों? वहाँ क्या है? तुम चुप क्यों हो गए? अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। बाबी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि इसके दिल में कोई बात ज़रूर है जिसे ज़बान पर लाने से वो हिचकिचा रहा है। और वो बात आदमखोर इंसानों के अलावा और क्या हो सकती थी? जब मैंने उससे बार बार पूछा तो बाबी ने अपनी ज़बान खोली। साहब अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। कौन है जो आपको रोक सकता है? लेकिन ये याद रखें कि शेरों की घाटी से कोई ज़िंदा सलामत लौट कर नहीं आया। वो बुरी आत्माओं और शैतानी बलाओं के रहने की जगह है जो दरिंदों के भेष में आकर इंसानों को खा जाती है। आप समझ रहे हैं कि शायद मैं शेरों की घाटी में जाने से डरता हूँ? नहीं साहब, ये बात नहीं है। मुझे तो एक दिन मरना ही है और मौत का वक्त तय है। अगर मेरी मौत शेरों की घाटी में आनी है और ऊपर वाले ने ये तय कर दिया है कि मैं शैतानी आत्माओं का शिकार बनूं, तो कौन है जो इस बात को टाल सकता है? मैं आपके साथ जाऊंगा साहब। इसके बाद इसने अपने होठ इस तरह भींच लिए कि जैसे इसने आगे ना बोलने का पक्का इरादा कर लिया हो।
हाशिम हैरत से बाबी की तरफ देख रहा था। मुझे इसके चेहरे पर डर और खौफ की मिली-जुली परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं, लेकिन मैं जानता था कि इसकी वफादारी किसी भी शक और शुबे से ऊपर है। जहाँ मेरा पसीना गिरता है, वहाँ वो अपना खून बहाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। 2-3 दिन के अंदर अंदर हमने इस मिशन की तैयारियां पूरी कर लीं। बाबी ने बहुत जल्दी ही 4 मज़दूरों और खच्चरों का इंतज़ाम कर दिया था। मैंने उसके बारे में अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत कम बोलने वाला और अपने काम से काम रखने वाला आदमी है। हाशिम की तरह उसे बेकार की गप्पे मारना नहीं आता था। मैं इससे कभी कुछ पूछने की कोशिश करता तो वो सिर्फ गर्दन हिलाता और मुस्कुराकर किसी काम में बिज़ी हो जाता। खैर, मुझे इस पर विश्वास था कि वो हमें धोखा नहीं देगा। मिशन पर जाने से एक दिन पहले की बात है। शाम का वक्त था और मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा अपने ख्यालों में उन आदमखोर इंसानों के बारे में सोच रहा था कि अचानक दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें कानों में पड़ीं। मैंने सर उठाया तो क्या देखा कि 2 लोग घोड़ों पर बैठे हुए हमारी ही तरफ आ रहे हैं। जब वो करीब आए तो मैं उन्हें फ़ौरन पहचान गया। वो विलियम और निक्सन थे। इन लोगों ने बताया कि वो पडांग से सीधे पलिम्बंग आ रहे हैं और इनका सामान भी शाम तक आ जाएगा। इनके आ जाने से सच पूछिए तो हमें बहुत हिम्मत मिली। रात को जब हम सब काफ़ी पी रहे थे तो इधर उधर की बातें चल निकली। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ अनाई जाना चाहते हैं, तो विलियम ने बताया कि उसने पडांग में एक अंग्रेज़ शिकारी से भेंट की थी और उसने भी वही बातें बताई जो तुमने इससे पहले हमें बताई थीं, यानी आदमखोर वहशियों के संबंध में। और अब हमें विश्वास है कि ज़रूर इस बात में सच्चाई मौजूद है और यही हमारे यहाँ आने का कारण भी है। और फिर जून 1944 की वो यादगार सुबह जो मेरी याददाश्त में आज भी एकदम ताज़ा है, जैसे ये कल की बात हो। 11 आदमियों का ये ग्रुप एक ऐसे मिशन पर चल दिया जिसके बारे में कोई उस वक्त नहीं कह सकता था कि यह मिशन कब और कहाँ पर ख़त्म होगा। लेकिन बाद में जो घटनाएं हुई उन्हीं ने बता दिया कि ये सफ़र वहाँ ख़त्म हुआ जहाँ जीवन की सीमा ख़त्म होती है और मौत की सीमा शुरू होती है। जावा से सुमात्रा आते वक्त मुझ पर बेचैनी और डर का जो भूत सवार हुआ था वो इतने दिन बाद अब फिर मुझे परेशान कर रहा था। और मैं ही क्या, इस मुहिम में शामिल सभी लोग इस दिन खौफज़दा दिखाई दे रहे थे। विलियम और निक्सन के होठों पर फैली हुई मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थीं और हाशिम के वो आसमान फाड़ देने वाले कहकहे दम तोड़ चुके थे जिनकी वजह से हंगामा रहता था। हम सब चुप चुप से थे। फिर हमने खामोशी से नाश्ता किया और जैसे ही सूरज की पहली किरण हमारे स्वागत को निकली, हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी। 3 दिन तक बराबर दिन और रात हम शेरों की घाटी की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि रास्ते में हमारी ज़बानों पर पड़े हुए ताले खुल गए थे और अमरीकी शिकारियों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई थी और हाशिम के कहकहों में भी जान पड़ गई थी। लेकिन इस सब के बाद भी जो दहशत की एक हल्की सी लहर थी वो इस काफ़िले में फैली हुई साफ साफ महसूस हो रही थी। बूढ़ा बाबी बहुत अजीब तरह का आदमी था। इसके चेहरे से ये अनुमान लगाना कठिन था कि वो कुछ सोच रहा है या नहीं। रास्ते का मैप साथ होने के बाद भी हम सब इसके रहम करम पर थे और मैंने पहले ही सबको समझा दिया था कि बाबी को हर तरह से खुश रखा जाए। अनाई से करीब 1 मील पहले एक छोटा सा काम्पोंग है। काम्पोंग वहाँ की भाषा में गांव को कहते हैं। दोपहर का वक्त था जब हम काम्पोंग के करीब पहुँचे। वहाँ एक नदी के किनारे जिसमें पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा, हमने वहाँ डेरा डाल दिया क्योंकि भूख के कारण हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे। हाशिम की तेज़ी ऐसे समय में देखते ही बनती थी। वो कहने लगा, मालिक मैं ज़रा अपनी राइफ़ल को टहला लाऊं, और निकल गया। इतनी देर में हमने कुछ खाना खाया और फिर आराम से सिगार सुलगाकर हम आगे के प्लान पर गौर करने लगे। अभी कोई 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि वहाँ के लोकल किसानों की एक भीड़ चीखते चिल्लाते हुए हमारी तरफ आती दिखाई दी।
हम ये समझे कि ये लोग हमें लूटने के इरादे से हमारी तरफ आ रहे हैं। बस फिर हमने फ़ौरन अपनी राइफ़लें इनकी तरफ तान दी। मगर जब वो लोग करीब आए तो ये देखकर मेरे पसीने छूट गए कि इन लोगों ने हाशिम की लाश अपने हाथों पर उठा रखी थी। ये घटना इतनी तेज़ी से घटी कि एक पल के लिए मुझे ज़मीन घूमती हुई नज़र आने लगी और क़रीब था कि मैं चक्कर खाकर ढेर हो जाऊं कि तभी उन अमरीकी दोस्तों ने मुझे संभाल लिया। आपके आदमी को मगरमच्छ ने मार डाला है और वो बहुत से जानवरों और आदमियों को मार चुका है। इसमें ज़रूर कोई बुरी आत्मा है साहब, उसे कोई नहीं मार पाता है। इसने हमारी गायें खा ली, इसने हमारे बच्चे चबा डाले और हमारी औरतें हड़प कर डाली। वो बहुत जालिम है। इस तरह की कई आवाज़ें हमारे कानों में आ रही थीं। फिर हमने हाशिम की लाश का मुआयना किया। उस जालिम मगरमच्छ ने ना जाने कैसे इस फुर्तीले और होशियार आदमी को अपने काबू में किया होगा, ये ऊपर वाला ही जानता होगा। हाशिम की एक टांग घुटने के नीचे से पूरी तरह गायब थी और राइट हैंड कोहनी के ऊपर से इस तरह कटा हुआ था जैसे मगरमच्छ ने चबा डाला हो। हाशिम की आंखें तेज़ दर्द की वजह से बाहर को निकल आई थीं और इसी हालत में शायद उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। मैं ये नहीं बता सकता कि हाशिम की लाश देखकर जुनून और गुस्से से मेरी क्या हालत हो गई। अनाई के इलाके ने अपना शिकार कर लिया था। मैंने निर्णय कर लिया कि मेरी जान रहे या ना रहे, जब तक मैं इस मगरमच्छ का किस्सा ख़त्म ना कर लूँगा यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब राइफलें, भाले और कुल्हाड़ियाँ संभाल कर 15-20 आदमियों की ये टोली उस ख़तरनाक मगरमच्छ की तलाश में निकल पड़ी। मेरा ये अंदाज़ा कि नदी में पानी कम और कीचड़ ज़्यादा होती है गलत निकला, क्योंकि 1.5 फर्लांग की दूरी पर नदी का किनारा आश्चर्यजनक तौर पर काफ़ी बड़ा हो गया था और इसमें पानी जोश मार रहा था जैसे कि उबल रहा हो। किसानों का लीडर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसे हाशिम की मौत का बहुत दुख था। असल में वो नदी पर गाय को पानी पिलाने लाया था। इसी बीच हाशिम भी टहलता हुआ उधर आ पहुंचा और ये दोनों बातें करने लगे। गाय इनसे कुछ दूरी पर खड़ी नदी में मुंह डाले पानी पी रही थी। मगरमच्छ पानी में अंदर ही अंदर आया और झपट कर इसने गाय की गर्दन अपने फौलादी जबड़ों में जकड़ ली और गाय को पानी में घसीटने लगा। गाय इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं थी। वो उछल कर अपनी पूरी ताकत से पीछे हटी तो मगरमच्छ इसके साथ ही नदी से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब हाशिम और वो किसान चिल्लाते हुए मगरमच्छ की तरफ बढ़े। मगरमच्छ ने गाय को फ़ौरन छोड़ दिया और हाशिम पर हमला किया और हाशिम के होश और आवाज़ उड़ गए। इसका वक्त पूरा हो चुका था। वो मुंह के बल पानी में गिरा। अब मगरमच्छ ने बिजली की तेज़ी से लपक कर इसकी टांग मुंह में दबाई और नदी में घुस गया। संयोग की बात यह कि उधर से एक नाव में सवार 10-12 मछुआरे गुजर रहे थे। किसानों ने उन्हें फ़ौरन मदद के लिए पुकारा। फिर मछुआरों ने मगरमच्छ का पीछा किया तो मगरमच्छ ने हाशिम को छोड़ दिया। हाशिम खौफ की वजह से पहले ही बेहोश हो चुका था। खैर, उसकी लाश ही पानी से बाहर निकल सकी। इसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ यह खौफनाक घटना घटी थी। नदी के किनारे कीचड़ में गाय के खुरों और मगरमच्छ के घसीटने के निशान मौजूद थे। इस बेरहम मगरमच्छ का पता लगाना इतना आसान काम नहीं था। ऊपर वाला ही जानता था कि वो इस वक्त कहाँ से कहाँ गया होगा। तभी मछुआरों में से एक कहने लगा, साहब, मैं इसके रहने की जगह जानता हूँ, लेकिन वहाँ दलदल इतनी गहरी है कि इसमें एक बार फंस जाने के बाद बच निकलना नामुमकिन है। वो अपना शिकार वहीं एक गड्ढे में छुपा कर रखता है और सड़े हुए मांस की बदबू हमें बताएगी कि वो गड्ढा कहाँ है। फिर नाव में सवार होकर हम नदी के बहाव की दिशा में आगे बढ़ने लगे। मेरा खून उस वक्त खौल रहा था और यही मन हो रहा था कि मैं मगरमच्छ को अपने हाथों से मारूं। एकाएक हमें अपनी बाईं तरफ से मछलियों और कछुओं के सड़े हुए मांस की बदबू नाक में आई और मछुआरे फ़ौरन नाव किनारे पर ले आए। किनारे की कीचड़ में मगरमच्छ के पंजों के गहरे गहरे निशान दिख रहे थे और उनसे पता चलता था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया होगा। काफ़ी देर तक उसे तलाश करने के बाद हम गांव की तरफ चले आए
और हमने तय किया कि मगरमच्छ की तलाश अगले दिन भी की जाएगी। रात को जब हम खाना खाकर एक जगह जमा हुए तो गांव से किसानों और मछुआरों की टोलियां भी आ गईं। हवा में नमी और धुंध के कारण बहुत जल्दी ही अंधेरा छा गया था और मच्छरों का बादल नदी के किनारों से उठ उठकर गांव की तरफ जा रहा था। गांव वाले इन खतरनाक मच्छरों से सुरक्षित रहने के लिए यही तरीका जानते थे कि वो जगह जगह आग जला देते थे और लकड़ियों पर पानी छिड़कते रहते ताकि इनमें से धुआं उठे और मच्छरों को भगा दे। ये तरकीब काफ़ी कारगर थी। हाशिम की अचानक दर्दनाक मौत की वजह से हमारे साथियों में गहरी मायूसी और खौफ का असर हो चुका था। हर आदमी डरा सहमा और परेशान था और हमारे आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा ही हौलनाक था। गांव वालों के वहां आ जाने से हमारे दिलों पर पड़ा हुआ गम का बोझ कुछ हल्का हो गया। ये लोग मॉडर्न कल्चर और साइंस से दूर जंगलों में पैदा होते हैं और यहीं मर जाते हैं। इनके जीवन में सादगी और रंगीनी का खूबसूरत समावेश दिखाई देता है। ये लोग मेहनती होते हैं और इसके साथ साथ ये सच्चे, बहादुर और एक दूसरे के हमदर्द और मोहब्बत के जज्बात से भी माला माल हैं। यहाँ रात होते ही अंधेरा और ठंड एक साथ हमला करती है, लेकिन हमने आग का एक बड़ा अलाव शाम होते ही जला लिया था, जिससे गर्मी भी मिल रही थी और मच्छरों को भगाने का काम भी किया जा रहा था। और हम सब इसके चारों तरफ बैठे वक्त गुजारने के लिए सिगार पी रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने हाशिम की लाश इसी नरम दलदली ज़मीन में गड्ढा खोदकर दबा दी थी। बाबी ने शायद इन लोगों के सरदार को बता दिया था कि हम आदमखोर इंसानों की तलाश में यहाँ आए हैं, और मैं देख रहा था कि वो दोनों कुछ दूरी पर बैठे आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे कि इतने में बाबी अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और कहने लगा, साहब, गांव वाले कहते हैं कि आप रात जंगल में ना गुजारें। ये बुरी आत्माओं और शैतानों के रहने की जगह है। वो आपको तकलीफ़ देंगे। आप इन लोगों के साथ गांव चले जाएं। मैंने बाबी से पूछा, क्या सच में ये बात इनका सरदार कह रहा है या तुम खुद कह रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ रहने में डर लग रहा है तो तुम खुशी से गांव जा सकते हो। हम भूतों और बुरी आत्माओं पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सुनकर बाबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ पलों तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, साहब, आप क्या कह रहे हैं? वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा कि बूढ़ा बाबी इतना कायर नहीं था। फिर मैंने इशारे से गांव के सरदार को बुलाया और इससे पूछा, तुमने कभी इंसानों को खाने वाले वहशी लोग यहाँ देखे हैं? ये सुनते ही सरदार पर इतनी दहशत छा गई कि इसका शरीर कांपने लगा और इसका रंग सफ़ेद पड़ गया और इसके होंठ थरथराने लगे। वो थरथराई हुई आवाज़ में बोला, साहब, आपको इनके बारे में किसने बताया है? हमने अपने पूर्वजों से इनके बारे में सुना ज़रूर है, लेकिन इन्हें कभी देखने का मौका नहीं मिला। वो हज़ारों साल से इन जंगलों और नदी पर शासन करते आए हैं और किसी दूसरे को अपने इलाके में आने नहीं देते हैं। कभी कभी रात के अंधेरे में जबकि मूसलाधार बारिश हो रही हो और आसमान पर बादल गरज रहे हों और बिजली भी ज़ोर ज़ोर से कड़क रही हो, तब इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ से उन वहशी दरिंदों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये शेरों की घाटी है साहब, शेरों की घाटी। आप यहाँ से वापस चले जाएं। इतना कहकर वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत के आगे अपना मस्तक झुका रहा हो। इस बूढ़े सरदार के मुंह से ये बातें सुनकर मेरे साथियों में इतना खौफ फैल गया कि उनके मुंह से घुटी घुटी सी चीखें निकल गईं। बाबी के लाए हुए चारों मजदूरों की हालत तो हाशिम की दर्दनाक मौत के बाद ही ख़राब हो गई थी और अब इस बूढ़े की हरकतें देखकर रही सही कसर भी पूरी हो गई और वो गांव वालों के साथ जाने को तैयार हो गए। इधर विलियम और निक्सन के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थीं और वो मुझे इस तरह ताक रहे थे जैसे मैं इन्हें मार डालने के इरादे से यहाँ लाया हूँ। मैंने डांट डपट कर गाँव वालों को यहाँ से भाग जाने का आदेश दिया, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक ये हमारे पास बैठे रहेंगे मेरे साथियों को बेकार के किस्से कहानियाँ सुनाकर डराते रहेंगे। गांव वाले तो हाथ जोड़ते हुए फ़ौरन वहाँ से चले गए और मज़दूरों को हमने गोली मार देने की धमकी देकर रोक लिया।
ये काम मैंने बहुत मजबूरी में किया था, वरना सामान उठाने रखने में बहुत परेशानी होती। फिर एकांत में मैंने अपने अमरीकी दोस्तों को बहुत डांटा और कहा कि अगर वो इतने ही कायर हैं तो इन्हें यहाँ आने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए था। वो बहुत शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि वो आखिरी दम तक मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम अपने कैंप में गए और मच्छरदानियाँ तान कर सोने की तैयारियाँ करने लगे। बूढ़ा भाभी अपना लंबा भाला संभाल कर मेरे कैंप के बाहर पहरा देने के लिए बैठ गया। वो कहता था कि रात को इसे नींद कम आती है। खैर, वो रात किसी हादसे और खतरे के बगैर शांति से गुजर गई। अनाई के आकाश छूते पहाड़ों के पीछे से जब सूरज निकला तो उस वक्त का नज़ारा मन को मोह लेने वाला था। हम सब थोड़ी देर के लिए उसी में खो गए। ठंडी हवा के हल्के हल्के झोंके पहाड़ी जंगलों की तरफ से आ रहे थे और हमारा हाल लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ पंछियों के चहचहाने की मंत्रमुग्ध कर देने वाली दिलकश आवाज़ें आ रही थीं। हमारे चारों तरफ फैले हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ सारे के सारे ओस में नहाए हुए थे और इनके पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें सूरज की सुनहरी किरणों में मोती की तरह चमक रही थीं। जहाँ तक देखो वहाँ अनाई के पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे और इन्हीं के बीच कहीं शेरों की घाटी थी। हमारे बाईं तरफ अनाई की नदी का पानी एक सफ़ेद लकीर बनाता हुआ दूर तक जंगल में चला गया था। नदी के ऊपर पानी की चिड़ियों के झुंड मंडरा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी काफ़ी बनाई और नाश्ता किया और राइफल लेकर इन परिंदों के शिकार के लिए निकल पड़ा। मुझे हाशिम की याद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि अगर वो इस वक्त मेरे साथ होता तो कितना मज़ा आता। फिर मुझे उस खूंखार मगरमच्छ का ख्याल आया जिसने हाशिम को मार डाला था। इतने में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि विलियम और निक्सन दोनों अपनी राइफलें हाथों में पकड़े मेरी ही तरफ आ रहे हैं और इनके पीछे पीछे बूढ़ा भाभी एक खच्चर को साथ लिए आ रहा था। जब वो करीब आ गए तो मैंने भाभी से पूछा, खच्चर किस लिए लाए हो? इसकी क्या ज़रूरत थी? साहब, क्या आपने मगरमच्छ को मारने का इरादा बदल दिया है? मैं हैरत से इसका मुंह ताकने लगा और फिर झुंझला कर बोला, मगरमच्छ का इस खच्चर से क्या संबंध है साहब? मगरमच्छ को मारने के लिए खच्चर ही काम देगा। वो सुबह सुबह अपने शिकार की तलाश में निकलता है। हम इस खच्चर को उस जगह बांध देंगे जहां कल मगरमच्छ ने गाय को पानी में घसीटा था। मगरमच्छ खच्चर को देखकर ज़रूर किनारे पर आएगा। मैंने गलती मानते हुए अपना सर झुका दिया। बिल्कुल आसान सी बात थी, मगर मेरा ध्यान इधर नहीं गया था। मैंने भाभी के कंधे पर प्यार से थपकी दी और कहा, मुझे तुम्हारी सलाह को मानना ही पड़ता है बाबा। वो मुस्कुराया और खच्चर की रस्सी पकड़े आगे बढ़ गया। खैर, फिर हम उस जगह पहुँचे जहाँ मगरमच्छ ने हाशिम को मारा था। भाभी ने इशारे से हम सबको इधर उधर छुप जाने को कहा और फिर अपने कपड़ों के अंदर से एक लकड़ी की खूंटी निकालकर उसे वहाँ की नरम मिट्टी में गाड़ दिया। फिर इसने रस्सी का एक सिरा उस खूंटी के साथ बांध दिया ताकि खच्चर भागने ना पाए। ये सब करने के बाद वो हमारी तरफ लौट आया। हम नदी के किनारे से करीब 50 गज दूर पेड़ों की आड़ में खड़े थे और अब हमें सिर्फ मगरमच्छ का इंतज़ार था। करीब पौना घंटा इसी तरह गुजर गया। मगरमच्छ का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। इंतज़ार की ये घड़ियाँ कितनी मुश्किल होती हैं, ये आप किसी शिकारी से पूछिए। भाभी बार बार अपने मुंह पर उंगली रखकर हमें चुप रहने के लिए कहता और हम कसमसा कर रह जाते। आखिर हम उकताकर चलने ही वाले थे कि एकाएक खच्चर ने ज़ोर ज़ोर से उछलना और हिनहिनाना शुरू कर दिया। इसने शायद आने वाले ख़तरे को भांप लिया था। 5 मिनट तक खच्चर इसी तरह बेचैनी से उछलता रहा और खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करता रहा, लेकिन खूंटा ज़मीन में इतना गहरा गड़ा था कि वो नहीं उखड़ा। हम सब अपनी सांसें रोके और राइफलें ताने हुए तैयार खड़े थे और हमने तय किया था कि मगरमच्छ जैसे ही रेंगता हुआ किनारे पर आएगा तो एक साथ तीनों राइफलों से इसे निशाना बनाया जाएगा। खच्चर तक पहुंचने के लिए मगरमच्छ को नदी से निकलकर करीब 15-20 फुट दूर आना पड़ता और नदी में ठीक उस जगह पर जहां से खच्चर करीब था, पानी खौलते हुए तेल की तरह जोश मार रहा था।
और हमारे देखते ही देखते मगरमच्छ ने अपनी लंबी सी थूथनी पानी से बाहर निकाली और अपना सुरंग जैसा जबड़ा खोलकर 2-3 बार इधर उधर घुमाया और फिर धीरे धीरे किनारे पर आ गया। वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। हालांकि हम इससे काफ़ी दूर थे, फिर भी अंदाज़ा हो रहा था कि इसके मुंह से लेकर दुम तक की लंबाई 16-17 फीट से कम नहीं थी। खच्चर की हालत ख़राब थी। वो बेचारा इसे देखकर यूं सहम गया जैसे कबूतर बिल्ली को सामने पाकर सहम जाता है। कुछ ऐसी ही दहशत खच्चर पर भी छा गई थी। वो एकटक बगैर कोई हरकत किए मगरमच्छ को देखने लगा, जो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। खच्चर के करीब पहुंचकर मगरमच्छ रुक गया। पहले इसने अपना जबड़ा खोला, फिर तेज़ी से अपनी दुम हिलाने लगा। हालांकि अब वो ठीक हमारे निशाने की रेंज में था, लेकिन शंका ये थी कि अगर गोली इसे ना लगी तो खच्चर का काम तमाम हो जाएगा। और कंडीशन ऐसी थी कि हम खच्चर को खोना नहीं चाहते थे। वैसे भी मगरमच्छ की पीठ और जबड़ों की खाल इतनी हार्ड होती है कि गोली इस पर असर नहीं करती है, और इसको मारने का एक ही तरीका है कि गोली मगरमच्छ के पेट में लगे। मगरमच्छ का खच्चर पर हमला करना और खच्चर का अपने को बचाना इतना हैरत अंगेज था कि मैं सारी उम्र याद रखूँगा। मगरमच्छ ने उछलकर अपने जबड़े में खच्चर की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खच्चर चौकन्ना था। इसने गर्दन मोड़कर 1-2 लत्ती इतनी ज़ोर से मारी कि मगरमच्छ पीठ के बल गिर पड़ा, मगर फौरन ही वो लोट पोट कर फिर खच्चर की तरफ लपका। इस बार इसने खच्चर की टांग पकड़ ली। खच्चर और मगरमच्छ दोनों के मुंह से अब तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें निकल रही थीं। मगरमच्छ ने पूरी ताकत से खच्चर को घसीटने के लिए अपना सर झुकाया और ज़मीन में गड़ी हुई खूंटी उखड़ गई। खूंटी के उखड़ते ही खच्चर को जैसे नई जिंदगी मिल गई। इसने जंगल की तरफ भागना चाहा और मगरमच्छ इसे नदी की तरफ ले जाना चाहता था। कई मिनट तक यही खींचातानी चलती रही, यहाँ तक कि खच्चर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मगरमच्छ ने दोबारा इसे मुंह से पकड़ा और किनारे की तरफ पलटा। मैंने सोचा कि खच्चर तो मारा ही गया है, अब मगरमच्छ को जाने ना दिया जाए। फिर हमारी राइफलों से एक साथ 3 शोले निकले और मगरमच्छ कलाबाजी खाकर वहीं ढेर हो गया। खच्चर अभी भी जिंदा था और मगरमच्छ के जबड़ों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हम भागते हुए इसके थोड़ा पास पहुँचे और उसी वक्त मगरमच्छ ने फिर एक अंगड़ाई ली और खच्चर को लिए हुए तेज़ी से किनारे की तरफ लपका। कितनी ज़बरदस्त शक्ति इसके शरीर में छुपी हुई थी कि 3 गोलियां लगने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था। अब इससे पहले कि हम करीब पहुंचकर दोबारा फायर करें, मगरमच्छ अपना शिकार लेकर नदी में घुस गया। और ठीक उसी वक्त बाबी का हाथ हरकत में आया और इसने निशाना लेकर अपना भाला पूरी रफ्तार से मगरमच्छ की तरफ पानी में फेंक मारा। मगरमच्छ के मुंह से एक भयानक चीख निकली। भाले की नोक उसके खुले हुए जबड़े के अंदर नरम मांस में गड़ गई थी। दर्द की तेज़ी से बिलबिलाकर वो पानी में उछलने लगा। इसके खून से चारों तरफ का पानी लाल हो चुका था और इस तरह हाशिम का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह गांव ऐसी जगह बसा था जहां से 5 मील दूर शेरों की घाटी की शुरुआत होती थी, और हम ये चाहते थे कि बगैर देर किए हम वहां पहुंच जाएं। खैर, कुछ मुर्गियों का शिकार करके हम अपने कैंप की तरफ लौटे तो देखा कि चारों मजदूर वहां से गायब थे। हालांकि तीनों खच्चर और सारा सामान वहां मौजूद था। पता करने पर गांव वालों ने कस्में खाकर हमें बताया कि उन्होंने मजदूरों को नहीं छिपाया है। खैर, फिर हमने ज़रूरी सामान साथ लिया और खेमे उखाड़कर खच्चरों पर लादे और बाकी सामान गांव के नंबरदार के पास इस शर्त पर रख दिया कि अगर हम जिंदा वापस आए तो ले लेंगे, वरना ये सामान इसका होगा। 5 मील की ये यात्रा ऐसी लग रही थी जैसे 5 सदियों का सफ़र है। और फिर जब हम अनाई के पहाड़ों को पार करके घाटी में दाखिल हुए तो सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों पर दिन की आखिरी निगाहें डालकर विदा हो रही थीं। हम सब थकन की वजह से चूर चूर थे और हवा में नमी महसूस हो रही थी। मच्छरों का बादल हमारे सरों पर मंडरा रहा था।
इससे सुरक्षित रहने के लिए हमने एक पहाड़ी टीले पर अपने कैंप लगा दिए ताकि तेज़ और ठंडी हवा के थपेड़े मच्छरों की फौज को भगाते रहे। इस ऊंचे टीले से घाटी के पहाड़ों और जंगलों का दूर दूर तक नज़ारा किया जा सकता था, जो दूर तक फैले हुए थे। इन पहाड़ों के ऊपर से कहीं कहीं पानी के झरने गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। पानी की सफ़ेद चादर पर जब डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें पड़ती तो वो हीरे की तरह चमक उठती, और वहाँ जहाँ तक देखो चारों तरफ बांसों के ऊंचे ऊंचे जंगल सीना ताने खड़े थे, और तेज़ हवा जब इनके बीच से गुजरती तो सीटियाँ सी बजने लगती। 5 मील दूर वो गांव जिसे हम पीछे छोड़ आए थे इस ऊंचाई से साफ नज़र आ रहा था, और वहाँ जलते हुए आग के अलाव की रोशनी भी हमें दिखाई दे रही थी। पूरी घाटी में ऐसा गहरा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी जैसे यहाँ कोई जीवित प्राणी रहता ही ना हो। यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले पंछियों की कतारें भी गायब थीं, जो दिन भर दाना चुगने के बाद सूरज डूबते डूबते अपने घोंसलों को वापस आ जाते हैं। बूढ़ा बाबी हमसे थोड़ी दूर पर अपना भाला तामे पूरब की तरफ मुंह किए किसी गहरी सोच में डूबा था। शायद ये नज़ारे उसके लिए नए न थे। एकाएक घाटी के अंदर से शेरों के दहाड़ने की आवाज़ें आईं और ऐसा लगा जैसे आसपास की पहाड़ियाँ काँप गई हों। हम सब चौकन्ने होकर उस तरफ देखने लगे। 5 मिनट बाद शेर की दहाड़ने की आवाज़ फिर आई, मगर ये आवाज़ अब ज़्यादा करीब से आती लग रही थी। हम सब टकटकी लगाए आवाज़ की दिशा में देख रहे थे कि देखें अब क्या नया तमाशा सामने आता है। फिर करीब 4 फरलांग की दूरी पर एक बड़ा बारहसिंगा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी दिशा हमारी ही तरफ थी। तेज़ी से छलांग लगाता हुआ वो आनन फानन में पहाड़ी के नीचे आ गया। फिर करीब 1 मिनट बाद देखा कि इसी तरफ से 2 शेर एक साथ गुर्राते और दहाड़ते हुए निकले। बारहसिंगे ने उनसे बचकर निकलना चाहा, मगर शेरों ने दोनों तरफ से इसे घेर लिया और कुछ ही मिनट में चीर फाड़ कर बराबर कर दिया, और अपना अपना हिस्सा लेकर अलग अलग दिशाओं में चलते बने। जंगल के माहौल में पले बड़े ये शेर काफ़ी बड़े और ताकतवर दिखाई दे रहे थे। इससे ये पता चल रहा था कि ये घाटी शेरों से पटी पड़ी है। सूरज डूबते ही अंधेरे ने ज़मीन से लेकर आकाश तक को अपने अंदर लपेट लिया, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता था वैसे वैसे हवा की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि हम ठंड की वजह से कांपने लगे और हमें कैंपों के अंदर पड़े कंबलों में पनाह लेनी पड़ी। विलियम का विचार था कि रात को सर्दी और बढ़ जाएगी, इसीलिए आग जला लेनी चाहिए, लेकिन बाबी ने फौरन इनकार में सर को हिलाया और हम उसकी तरफ देखने लगे। क्यों बाबा, आग जलाने में क्या नुकसान है? मुझसे रहा नहीं गया तो पूछ ही बैठा। साहब, आप भूल रहे हैं कि ये जगह कौन सी है। क्या आदमियों को खाने वाले वहशी आपको याद नहीं रहे? रात के अंधेरे में जब वो आग की लपटें देखेंगे तो ज़रूर इधर आ जाएंगे। बाबी के ये शब्द ना थे, बल्कि बिजली की लहरें थीं जो मेरे शरीर में दौड़ गईं। इन वहशियों को तो हम भूल ही गए थे, और वही जगह जो थोड़ी देर पहले हमें स्वर्ग जैसी लग रही थी, अचानक इंसानी कत्लगाह का रूप धारण कर चुकी थी। डर और खौफ का वो साया जो हम 5 मील पीछे छोड़ आए थे, अब दोबारा उसने हमें घेर लिया था। खैर, फिर शाम का खाना खाकर हम अपने अपने कैंपों में दुबक गए और आगे के प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए ना जाने कब हम नींद की गोद में सो गए। अब मुझे नहीं मालूम कि कितनी देर में सोया, लेकिन इतना याद है कि शोर की एक हल्की सी आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। मेरे दोनों अमरीकी दोस्त करीब ही पड़े बेखबर सो रहे थे। मैंने कान लगाकर उस डरावने शोर को सुनने की कोशिश की, मगर आवाज़ें इतनी धीमी और अलग तरह की थीं कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि किधर से आ रही हैं। बस ऐसा लग रहा था कि मीलों दूर कहीं ढोल बाजे बज रहे हों और बहुत सी औरतें मिलकर चिल्ला रही हों। कभी ये आवाज़ें धीमी हो जाती और कभी तेज़, और कभी ऐसा लगता जैसे आवाज़ें बिल्कुल करीब से आ रही हैं। मैं धीमे से उठा और सर की तरफ रखी हुई राइफ़ल और टार्च उठाई
और कैंप से बाहर निकल आया। देर रात का चांद आकाश पर अपना गाढ़ा पीला चेहरा लिए हैरत से मुझे ताकने लगा। चांद की इस उदास चांदनी में जो दूर तक फैली हुई थी, पहाड़, जंगल और वादियां सन्नाटे और खामोशी की गहरी चादर ओढ़े सो रही थीं। मेरी छठी इंद्री मुझे बता रही थी कि कोई अनजाना खतरा आने ही वाला है। वो खतरा कहाँ था ये मैं नहीं जानता, लेकिन पल पल मेरे होश और हवास अपने आप गुम होते जा रहे थे और दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। मैं बाबी को देखने के लिए दूसरे कैंप में गया। जब मैंने कैंप के अंदर टॉर्च की लाइट डाली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कैंप खाली पड़ा था और बाबी गायब था। इस वक्त बाबी का गायब होना ठीक नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या घटना घटी है और वो किधर गया है। इसी फिक्र में मैं अभी गुम था कि मेरे पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो दहशत से मेरे शरीर में थरथरी सी छूट गई और इस सर्दी के मौसम में भी पसीने की बूंदें हमारे माथे पर फूट निकली। दो वहशी जिन्होंने शेरों की खालें ओढ़ रखी थीं, हमसे करीब करीब 20 कदम की दूरी पर खड़े मुझे घूर रहे थे। डील डॉल और बड़े से शरीर की वजह से वो दैत्य की तरह दिखाई दे रहे थे। इनकी दाढ़ियाँ और सर के बाल हद से ज़्यादा लंबे थे और आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में शेर की आंखें चमकती हैं। 1-2 सेकंड तक वो मुझे यूं ही देखते रहे। इनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। मैं भी बगैर कोई हरकत किए अपनी जगह पर खड़ा इनकी तरफ देखता रहा। एकाएक वो आगे बढ़े और मैंने भी होश में आकर जल्दी से राइफल सीधी की और अंधाधुंध फायर कर दिया। एक वैशी चीख मार कर गिरा और लुढ़कता हुआ ना जाने कहाँ जाकर गिर गया और दूसरा डर कर एक चट्टान की आड़ में हो गया और फिर मैंने दोबारा इसका चेहरा नहीं देखा। मेरे हाथ पैर इस अचानक हुए हादसे की वजह से बुरी तरह काँप रहे थे। मेरी गोली की आवाज़ सुनकर विलियम और निक्सन भी जाग गए थे और वो राइफल संभाल कर बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा कि हमें फ़ौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इन वहशियों ने हमें देख लिया है। और फिर आधी रात को उस ख़तरनाक घाटी में हम 3 अजनबी लोग अपनी जान बचाने की फ़िक्र में डूबे हुए थे। मुझे विश्वास था कि बूढ़ा बाबी ज़रूर इन खूंखार वहशियों के हाथ लग गया है, वरना इस तरह अचानक गायब ना होता। वो दहशतनाक आवाज़ें जो पहले दूर से आ रही थीं अब हमारे करीब होती जा रही थीं और मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि ये आदमखोर वहशियों की टोली है जो इस वक्त शिकार की तलाश में निकली है। बहुत बदहवासी की हालत में अपना पूरा सामान वहीं छोड़कर हम तीनों राइफलों और कारतूसों समेत वहां से भाग निकले। अब प्रश्न ये था कि जाएं तो जाएं किस तरफ। उत्तर की तरफ अनाई की पहाड़ी रेंज हमें शरण दे सकती थी, बस हम उसी तरफ चल दिए। वही चांदनी जो थोड़ी देर पहले उदास उदास सी दिख रही थी अब हमारी मदद कर रही थी, वरना हम अंधेरे की वजह से ज़रूर किसी सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे में गिर जाते। और फिर ठीक उसी वक्त शेरों ने दहाड़ना शुरू कर दिया। शायद उन वहशियों के शोर शराबे से उनके आराम में विंद पड़ गया था। परेशानी के उन हालत को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं कि किस तरह हाँफते काँपते और दलदलों को फलांगते, ठोकरे खाते, ज़ख्मों से लहूलुहान हम उत्तर में उन पहाड़ी गुफाओं के करीब पहुँचे। ये गुफाएं एकदम वीरान थीं। ऐसा हो सकता था कि यहाँ कभी कभार जंगली जानवर बारिश या तूफान में आकर शरण लेते होंगे। एक गुफा के पास पहुंचकर हमने फैसला किया कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, बस यहीं पर रुक जाया जाए। एकाएक विलियम का पैर किसी चीज़ से टकराया और इसने झुककर देखा तो इसके मुंह से चीख निकल गई। ये एक इंसानी खोपड़ी थी और अब जो हमने गौर से चारों तरफ देखा तो वहाँ ना जाने कितनी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। इस वक्त कोई अगर हमारे टुकड़े टुकड़े भी कर देता तो विश्वास करिए हमारे शरीर से खून की एक बूंद भी ना निकलती। इतना डर हमारे ऊपर छा गया था कि बताना मुश्किल है। हमारे होश व हवास गुम हो चुके थे
और शरीर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। अभी हम फिक्र में डूबे हुए ही थे कि अचानक हमारे सामने की गुफा से रोशनी की एक हल्की सी किरण निकलती दिखाई दी और फिर उस गुफा से 10-12 वहशियों का एक झुंड बाहर निकला। इन्होंने अपने हाथों में लकड़ियों की मशालें थाम रखी थीं और इन मशालों पर ना जाने कौन सी चर्बी लगा रखी थी जो पूरी तरह जल रही थी। ये वहशी उछलते कूदते बाहर निकले और इनके बीच में मुझे बूढ़ा बाबी दिखाई दिया। अगर हम फौरन ज़मीन पर ना लेट जाते तो वो हमें ज़रूर देख लेते। इसके बाद जो मंज़र हमने देखा वो आत्मा को हिला देने वाला था। आज इस घटना के 40 साल गुजर जाने के बाद भी मेरे जहन में इनके निशान धुंधले नहीं पड़े हैं। उन वहशियों ने आग का एक बड़ा अलाव दहकाया, फिर इस अलाव के अंदर उन्होंने लोहे की बनी हुई एक बड़ी सी टोपी जैसी चीज़ रख दी और आग के चारों तरफ वहशियानापन से उछलते कूदते नाचने लगे। बाबी के शरीर से इन्होंने कपड़े नोच कर उसे बिल्कुल निवस्त्र कर दिया था और अब वो वहशी बाबी को बाजुओं में थामे खड़े थे। करीब 1 घंटे तक वो इसी तरह नाचते रहे। इसके बाद इनके सरदार ने, जो सबसे ज़्यादा लंबा और तगड़ा था, लोहे की एक सलाख की मदद से उस टोपी को आग के अलाव से बाहर निकाला जो अंगारे की तरह लाल हो गई थी। हम परेशान थे कि आखिर इस लोहे की टोपी को गर्म करने के पीछे इनका इरादा क्या है, मगर थोड़ी देर बाद जब इन्होंने बूढ़े बाबी को धकेल कर बीच में किया तो मारे खौफ के हमारे कलेजे उछलने लगे। बाबी का निवस्त्र शरीर सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था और मौत कुछ इस तरह भयानक रूप में अपने सामने देखकर कौन था जो अपने होश और हवास पर काबू रख सकता था। एकाएक उन वहशियों ने वो टोपी हवा में ऊपर उठाई और ज़ोर से बाबी के सर पर रख दी। बदनसीब बूढ़े के हलक से इस मौके पर जो चीख निकली, इसकी आवाज़ मैं आज भी सुन सकता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया है। यही वो मौका था कि जब मेरे दोनों अमरीकी साथियों के मुंह से चीख निकल गई और उन वहशियों का ध्यान हमारी तरफ आ गया। अब मुझे ये मानना चाहिए कि मैं अपने साथियों की परवाह किए बिना बेतहाशा वहाँ से भाग पड़ा। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उन्हें उन वहशियों ने पकड़ लिया था। पूरी रात मैं लगातार भागता रहा। मुझे दिशा और रास्ते का कुछ पता ना था। मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और पैर बुरी तरह ज़ख्मी थे। आखिर एक जगह मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक झोपड़ी के अंदर पाया। कुछ लोग हमें घेरे हुए खड़े थे। फिर पता चला कि मैं पूरे 3 दिन बाद होश में आया हूँ और ये लोग वही हैं जिनके गांव के करीब हमने मगरमच्छ मारा था। पडांग के अस्पताल में मैं 2 साल ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। मेरी दोनों टांगें बेकार हो चुकी थीं और डॉक्टरों ने इस खतरे को देखते हुए कि जहर शरीर में ना फैल जाए, मेरी दोनों टांगें काट दी थीं। मैं आज ज़िंदा हूँ लेकिन मुर्दों से बदतर, और आज भी रातों को सोते सोते अचानक चीखने चिल्लाने लगता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन क्या मैं वाकई में पागल हूँ? दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। आशा करता हूँ यह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो आप लोगों से यह अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।